हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, आज हम कर रहे हैं मॉडल सेट 2, है ना, जो हमारा लास्ट यानी कि फ्राइडे को, सॉरी फ्राइडे बोल रहा हूं, वेडनेसडे को क्या हुआ था सर, 7 बजे हमारे लाइव ऐप एप्लीकेशन पे टेस्ट हुआ था। उस लाइव टेस्ट का आज हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और वो मॉडल सेट है जिसमें 50 क्वेश्चन आपके टोटल पेपर 1 के पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं कल का मॉक टेस्ट। चलिए अब देखते हैं इसकी लाइव क्या होती है, आपके क्वेश्चंस और क्या है इसके सॉल्यूशन। शुरुआत करें जी सर। देखिए, अगर आप भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो ये नेट वाला भैया क्या है, आप इसको डाउनलोड करें और लाइव मॉक टेस्ट फ्री दे हर MWF में। वहां पे अभी आपके पास जब तक एग्जाम ना हो जाए लाइव आपको मिलेगा क्या, टेस्ट मिलेगा 7 बजे 7 PM में आपको टेस्ट मिलेगा, आप उसको दीजिए। उसके साथ साथ नोट्स के लिए, इसका नोट्स भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नेट वाला भैया करके है, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पे नए हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चंस की तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए, कह रहा है इन कन्वर्सेशंस मतलब बातचीत में, है ना, वार्तालाप में, रेलेवेंसी मैक्सिम मींस, रेलेवेंसी मैक्सिम का मतलब क्या होता है, मेकिंग, क्या बनाना। भाई साहब सीधा सीधी बात है, कल वाले लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको एक मैगजीन्स बताया था, 4 मैगजीन्स, किसका, ग्रीस का। उसी मैगजीन्स में से एक मैगजीन्स है रेलेवेंसी मैगजीन्स, जो रिलेशन की बात करता है कि रेलेवेंट जो चीजें हैं वो वही चीज आपको क्या करना चाहिए, कम्युनिकेशन में करना चाहिए। जैसे मतलब अगर मैं कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूं तो मुझे कम्युनिकेशन की बात ही करनी चाहिए, रिसर्च टीचिंग पे नहीं जाना चाहिए। दैट इज रेलेवेंसी। और ये जो बात करता है संगत टिप्पणियां, पर्टिनेंट कमेंट्स की बात करता है। कैसे, आओ देखते हैं। देखो, ये इसी मैगजीन्स की बात करा था, तो एक तो क्वालिटी वाला बात बोला था कि भाई जितना बोलो सही बोलो, गलत मत बोलो, फालतू अनसपोर्टेड चीज मत बोलो। दूसरा क्वांटिटी वाला बात बोला था कि जितना बोलो इनफ इंफॉर्मेशन दो, मतलब बहुत ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, कम बट बेटर, ठीक है ना, इनफ इंफॉर्मेशन। तीसरा बोला था रिलेशन का बात, और यही रिलेशन की बात क्या करता है, स्टे रिलेवेंट टू द टॉपिक, जो टॉपिक है उससे रिलेवेंस में रहिए, उससे रिलेवेंट रहिए, है ना, एंड पर्टिनेंट टू द डिस्कशन। देखो लिखा हुआ है ना, पर्टिनेंट टू द डिस्कशन, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन, पर्टिनेंट कमेंट, संगत टिप्पणियां, उससे रिलेटेड चीजें ही बात करिए, है ना, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड चीजें ही बात करिए, ठीक है जी सर। चलिए नेक्स्ट चलें, आइए सर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्या कह रहा है, फेलियर टू अंडरस्टैंड द कल्चरल एनवायरनमेंट कैन लीड टू। देखो भाई साहब, कल्चरल एनवायरनमेंट मतलब मेरा कल्चर अलग, आपका कल्चर अलग, हरियाणा के लोग अलग बोलते हैं, पंजाब के लोग अलग बोलते हैं, है ना, झारखंड के लोग अलग बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग कल्चर है। अगर कल्चरल एनवायरनमेंट की वजह से, मतलब फेलियर टू अंडरस्टैंड द कल्चरल एनवायरनमेंट, अगर आपने कल्चरल एनवायरनमेंट को नहीं समझा या फेल हो गए तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन रीच नहीं, ये तो नहीं होगा। एग्जीबिशन प्रदर्शनी का कहां कोई बात आता है, बिल्कुल नहीं। हाई ब्रो कम्युनिकेशन, उच्च स्तरीय संप्रेषण, भाई साहब जब समझ ही नहीं रहे तो उच्च स्तरीय कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो ये भी गलत होगा। मिस कम्युनिकेशन, क्या होगा, मिस कम्युनिकेशन, पंजाबी पंजाब वाले लैंग्वेज में बोलेंगे, हरियाणा हरियाणवी में बोलेंगे, झारखंड वाला झारखंडी में बोलेंगे, तो भाई साहब तीनों के बीच क्या हो जाएगा, मिस कम्युनिकेशन हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर, सॉरी थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, कह रहा था बुद्धिस्ट मोड ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एम्फेसाइज, बोल रहा है अगर बुद्धिस्ट मोड ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एक दूसरे, इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों की बातचीत को कहते हैं ना, तो बुद्धिस्ट मोड क्या बोल रहा है, अनफेटर्ड यूज ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा का निर्बाध प्रयोग की बात किया था, नहीं सर, भाषा का निर्बाध प्रयोग की बात ये नहीं किए थे बुद्धिस्ट वाले, तो गलत हो गया। अनइंटेलिजेंस मॉरल फ्रेमवर्क्स, भाई साहब ये बताओ, इंटेलिजेंट इंटेलिजिबल मॉरल फ्रेमवर्क्स होगा ना, कोई भी अगर बात करेगा तो इंटेलिजिबल बात करेगा, अनइंटेलिजिबल तो बात नहीं करेगा, तो ये भी गया। सिमेट्रिकल रिलेशन, समान भावनाएं एक साथ, ये बात बिल्कुल सही था, ये बात बिल्कुल सही था। कंसेंसस थ्रू इंटरेक्शन, ये बात बिल्कुल सही है कि बातचीत के माध्यम से सहमति बनाना था, ये बुद्धिस्ट लोग का काम था, बात सही है। वेरिफिएबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन की क्या, सत्यापनता, ये भी बात बिल्कुल सही था, यानी कि सी डी और ई, ये हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। कोई दिक्कत है ना, बुद्धिस्ट मोड में ये सारी चीजें होती है। देखो नेगेटिव चीजें तो कोई भी नहीं कहेगा ना, अगर बुद्धिज्म भी है, रिलीजन, कोई भी रिलीजन,
नेगेटिव बात नहीं करता। कुछ नालायक लोग होते हैं जो ऐसा करके निकल जाते हैं, लेकिन रिलीजन कभी किसी के लिए खराब चीज नहीं कहता, चाहे कोई भी रिलीजन हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी बुक हो जो आपके रिलीजन से रिलेटेड हो, तो वो कभी कोई चीज गलत नहीं कहता। सी डी ई आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। आइए सर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखो कह रहा है पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स एक्सप्रेस इमोशंस एंड कम्युनिकेट पर्सनालिटी ट्रेट्स। बिल्कुल सही बात है। पैरालिंग्विस्टिक मतलब सर जब हम कम्युनिकेट करते हैं लैंग्वेज के थ्रू, है ना, तो वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है इमोशंस को और कम्युनिकेट करता है पर्सनालिटी के बारे में। 100% बात सही है। इसमें गलत क्या है? दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द सबल यूज ऑफ वोकल इन्फ्लेक्शंस कैन प्रोवाइड स्पेशल सिग्निफिकेंस टू द वर्बल मैसेज। क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना। वाचिक स्वर परिवर्तन का विचक्षण प्रयोग मौखिक संदेशों को विशेष महत्व दे सकता है। द सबल यूज ऑफ, देखो वोकल इन्फ्लेक्शन मतलब क्या होता है ना, कि आवाज को चेंज करना। जब मोटिवेशन, जब हाई नोट की जरूरत हो हाई, और क्या बोलते हैं इसको, जब लो नोट की जरूरत है तो लो नोट। तो ये सारी चीजें इसमें बात, ये भी बात बिल्कुल सही कह रहा है कि वोकल इन्फ्लेक्शन बहुत जरूरी है वर्बल मैसेज के लिए। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है सर, सही है, यानी कि 4 नंबर बिल्कुल सही बात कह रहा है। आ जाओ नेक्स्ट चलें, आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो सर 5 कह रहा है टाइप्स ऑफ मेटा कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। क्या कह रहा है भाई साहब, एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन क्या हो गया सर? एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन बोलते हैं कमेंट्स ऑन अदर्स कम्युनिकेशन बिहेवियर, तो ये हो गया बी। इम्प्लिसिट क्या हो जाएगा सर? इम्प्लिसिट हो जाएगा, इम्प्लिसिट हो जाएगा जी सार्कास्टिक रिमार्क्स। ठीक है, वर्बल हो जाएगा सर, वर्बल हो जाएगा कमेंट्स अबाउट नॉन वर्बल बिहेवियर, और नॉन वर्बल हो जाएगा एन एग्रेसिव जेस्चर्स मॉडिफाइड। देखो नॉन वर्बल कहने का मतलब होता है कि आप जेस्चर्स के थ्रू परफॉर्म कर रहे हो, जैसे यूज ऑफ आई इन कम्युनिकेशन, ओक्यूलिस्टिक्स बोलते हैं। डिस्टेंस और स्पेस की बात करें तो आपका प्रोक्सेमिक्स बोलते हैं। टाइम की स्टडी की बात करें कम्युनिकेशन में तो उसको क्रोनोमिक्स बोलते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे जेस्चर्स हैं, वो सारा चीज की बात कर रहा था। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, यानी कि 5 का 3rd नंबर क्या है, सॉरी 2nd नंबर, 5 का 2nd नंबर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहां तक नहीं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, और 6 में देखते हैं क्या बात किया। क्या रहता है, हिंदू कॉलेज इन बनारस, बनारस में हिंदू कॉलेज का सेटअप हुआ था बाय एनी बेसेंट बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले। तो प्रपोज टू इम्पार्ट, क्या पता था सर, हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी ना, तो वहां पे बनारस में बात किया गया था कि उस धर्म, हिंदू धर्म से रिलेटेड जो मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन है वो हम लेंगे, और उसी की बात यहाँ पे एनिवेशन ने की थी। देखो कब आया, 1817 में आया था, ये बात पता है आपको। और इसका नाम 1854 में क्या रखा गया, प्रेसिडेंसी कॉलेज। 2010 में ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन गया। और क्या बोल रहा है, डिजिटल आर्कीव है, हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड प्रेसिडेंसी कॉलेज टू बी मेड पब्लिक इन दिसंबर। ठीक है, याद रखिएगा। बात क्या, प्रेसिडेंसी कॉलेज है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कब बना, ये डेट इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वाज द लार्जेस्ट इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ लॉर्ड कर्जन डिजाइन। लॉर्ड कर्जन के टाइम में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो सबसे लार्जेस्ट थी? तो सर भैया वो था मद्रास यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी थी जी? मद्रास यूनिवर्सिटी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, क्या है ये भी देखते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन शिमला। शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1901 में, है ना। उसके बाद क्या, बहुत सारी बातें हुई थी शिमला कॉन्फ्रेंस में, है ना। वहीं पे कितना स्टूडेंट क्या कैसे रहेगा, उस मिल के काम करेगा, वो सारी बातें यहाँ पे हुई है। और उसको देखते हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ ओनली इंडियंस एज ए वाइस चांसलर ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। ये गलत था, ये ऐसा कुछ वहां पे बात नहीं हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। इंपॉर्टेंस टू टीचिंग एंड रिसर्च इन संस्कृत, ऐसा भी नहीं था इसमें, यहां तो वैसे कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, चलिए ए थॉरो रिफॉर्म्स इन इंडिया, हाँ रिफॉर्म्स की बात करी गई थी, किसकी, इंडियन यूनिवर्सिटीज की। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एजुकेशन, ये भी बात था। कोऑर्डिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी बात बिल्कुल सही था। तो CDE यानी कि 3rd नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो 2 सितंबर 1901 में लॉर्ड कर्जन ने जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, एक जनरल कॉन्फ्रेंस किए थे 15 दिन का शिमला में। ठीक है, जो अटेंड किया
कह रहा प्रोविजनल डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्रिंसिपल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, ये सब अटेंड किया, लेकिन इंडियंस नहीं थे, बट नो इंडियंस, कोई भी इंडियन नहीं था। 150 रेजोल्यूशन इमर्ज फ्रॉम दिस मीटिंग, 150 रेजोल्यूशन से लिया गया है ना, फॉर विद पर्टिकुलर कॉल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन, किसका डेवलपमेंट के साथ, डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन के डेवलपमेंट के साथ, एंड ग्रेटर एम्फेसिस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है ना, टेक्निकल एजुकेशन पे जोर दिया गया, विद थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ 10 स्टेट स्कॉलरशिप, 10 स्टेट स्कॉलरशिप के साथ में। 1914 में लॉर्ड कर्जन जो क्रिएट किए पोस्ट डायरेक्टर जनरल एजुकेशन अपॉइंटेड ए ह्यूज डब्ल्यू ऑरेंज 1866 से 1956 टू दी पोस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये बेसिक चीज था और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, which of the following administrative reforms universities suggested by national knowledge commission, सर 2005 में आया था नेशनल नॉलेज कमीशन, जी सर। आइए नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो इसका क्या होगा, देखें सर, बिल्कुल देखिए, आइए क्या रहा, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडेंशियल्स, बिल्कुल सही बात है। डीपॉलिटाइजेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स, ये भी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना जी। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, क्या जी, सही बोल रहा ना जी सर। उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस, नहीं सर, एकेडमिक फ्रीडम पे रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगा था। क्रिएशन ऑफ गुड रिसर्च एनवायरनमेंट, ये बात बिल्कुल सही है कि क्रिएशन हुआ था एक गुड रिसर्च एनवायरनमेंट का, तो ए बी एंड ई, आंसर क्या है सर, 4 नंबर, क्या है 4 नंबर। आइए नेक्स्ट चलें, जरिए क्या कह रहा है, गिव, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कह रहा है, 2 स्टेटमेंट है, आइए देखते हैं। कह रहा मोनेस्ट्री ऑफ विक्रमशिला पोजेस्ड ऑफ अ यूनिवर्सिटी ऑफ विद 6 कॉलेज, क्या बोल रहा है, मोनेस्ट्री ऑफ विक्रमशिला पोजेस्ड यूनिवर्सिटी ऑफ विद 6 कॉलेज, बिल्कुल सही बात है। विक्रमशिला वाज वेल नोन सेंटर ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म, इसके लिए फेमस था, विक्रमशिला किसके लिए, तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए फेमस था, और अट्रैक्टेड स्टूडेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, ये भी बात बिल्कुल सही है कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद जब ये बना और तो इन्होंने बहुत सारे अदर जगहों से स्टूडेंट को अट्रैक्ट किया, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है बात जी सर। चलिए नेक्स्ट, आइए थोड़ा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में दिया हुआ है, देख लीजिए। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है क्या है सर, प्रोफेसर वराज टू प्रोपोज बुद्धिस्ट टीचिंग्स बाय किंगडम्स आउटसाइड इंडिया, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना, याद रखिएगा। वज्र नारायण बुद्धिज्म के लिए ये फेमस था और तांत्रिक परसेप्टर्स के लिए, ठीक है। लॉजिक, वेदास, एस्ट्रोनॉमी, अर्बन डेवलपमेंट, लॉ, ग्रामर, ये सारा चीज यहाँ पे पढ़ाया जाता था। 1000 स्टूडेंट्स पढ़ाए गए थे 100 टीचर्स के साथ, याद रखिएगा। एनिशन यूनिवर्सिटी में और एनिशन यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसमें वाज होम टू नंबर ऑफ टेंपल्स एंड अराउंड 108 स्कॉलर्स वर असाइंड, 108 स्कॉलर्स यहाँ थे। 6 मोर आचार्य वर अपॉइंटेड टू ओवरसी द मैनेज द टेंपल्स एंड लर्निंग सेंटर, याद रखिएगा। यही बात अभी ऊपर लिखा हुआ था ना कि 6 जो टीचर थे उसको अपॉइंट किया गया था, है ना, याद रखिएगा, आचार्य को। The Kulpati and Mahastvir, who was generally elected, was the university highest authority. ये भी बात बिल्कुल पता है। So there were 6 massive colleges, each with its own large building in the center. Vigyan Bhavan was the name given to the central structure and 6 gates connected to all buildings. तो 6 massive college भी थे, ये भी था, देखो यहाँ पे है ना, अभी पूछा गया ना, कहाँ गया, 6 colleges, है ना, याद रखिएगा। तो दोनों स्टेटमेंट इसलिए बिल्कुल सही होगा, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिएगा, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, विकी इज यूजुअली रिप्रेजेंट, विकी मतलब विकिपीडिया, इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर whereas blog has structure determined by content and users। उल्टा लिख दिया ये, है ना, ये क्या किया है, उल्टा लिख दिया, तो ये तो गलत है। चलिए ठीक है, ब्लॉग इज यूजुअली पर्सनल समवन्स ओपिनियन, बिल्कुल सही बात है, एंड विकी इज यूजुअली ऑब्जेक्टिव, तो ये बिल्कुल सही है कि भैया ब्लॉग क्या होता है, हम समवन्स ओपिनियन अपने ब्लॉग बना के लिखते चले जाते हैं, अपने बारे में अपना ओपिनियन देते हैं, लेकिन विकिपीडिया पर ऑब्जेक्टिव बेस पे ही काम होता है, ये बात बिल्कुल सही है। पहला वाला में अपोजिट था, विकिपीडिया जो है वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं होता है ना, ब्लॉग जो है वो यूज करते हैं कंटेंट, तो ये दोनों, ये क्या होगा, पहला गलत दूसरा सही, यानी कि 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएं सर, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 पे क्या हो जाएगा सर, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए से ई तक अबाउट फायरवॉल्स इन कंप्यूटर नेटवर्क्स आर ट्रू। देखो फायरवॉल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ना, बाहर से जो भी चीजें आ रही है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कंप्यूटर में, ठीक है,
तो देखो क्या कह रहा है फायरवॉल्स आर ओनली अवेलेबल एज ए हार्डवेयर डिवाइसेस एंड ओनली एग्जामिन द ट्रैफिक। नहीं, ओनली हार्डवेयर डिवाइसेस में नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। होता है हार्डवेयर में, लेकिन ओनली नहीं होता है, सिर्फ हार्डवेयर के लिए नहीं होता है। फायरवॉल्स अलाउ अ यूजर टू सेट रूल्स फॉर नेटवर्क ट्रैफिक। ये बिल्कुल सही बात है, नेटवर्क ट्रैफिक के रूल्स को सेट करने के लिए फायरवॉल्स अलाउ करता है। कह रहा है सी फायरवॉल विल ऑटोमेटिकली स्टॉप malicious ट्रैफिक। नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। फायरवॉल्स बैकअप ऑल डेटा दैट इज ट्रांसमिटेड अराउंड द नेटवर्क। नहीं सर, ये भी गलत बात है। फायरवॉल्स कैन बी यूज्ड टू ब्लॉक एक्सेस टू सर्टेन वेबसाइट्स। ये इसमें आपका काम कर सकता है कि वो कुछ ऐसे वेबसाइट जो खराब है उसको रोकने का काम करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड ई, यानी कि सेकंड वाला। क्या हो जाएगा? बी एंड ई, सेकंड वाला। ये देखो क्या बोल रहा है, डेफिनेशन कह रहा है नेटवर्क फायरवॉल इज अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ सिस्टम्स यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस बिटवीन टू नेटवर्क। दो नेटवर्क के बीच में जो उसका एक्सेस उसको कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल का काम होता है। देखो ये प्राइवेट नेटवर्क है, ये पब्लिक नेटवर्क है, इसके बीच में क्या, ये कौन है? ये फायरवॉल है। ठीक है, अब देखो इसका फंक्शन क्या है? ब्लॉक करता है वायरसेस और मालिशियस प्रोग्राम्स को, प्रिवेंट्स करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस जो ले रहा है उसको, डेटा और प्रोग्राम्स को, है ना, प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर्स को फ्रॉम हैकर से, और ट्रैक करता है और रिकॉर्ड करता है इनबाउंड और आउटबाउंड कनेक्शंस को। ये देखो अगर इधर से कोई आ रहा है यहाँ प्रोटेक्ट करेगा, इधर से आ रहा है तो यहाँ प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है, ओसीआर ऑप्टिमल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या करता है वो सर? रीड करता है डेटा को रीड करता है डायरेक्टली फ्रॉम हार्ड कॉपी एंड कन्वर्ट करता है कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में। ठीक है ना, ये ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है ना। ये देखिएगा ओएमआर, तो ओएमआर शीट होता है ना, क्या होता है? ओएमआर शीट होता है। ठीक है, ये देखिए सिस्टम दैट रीड्स पेंसिल और पेन मार्क्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर प्रीडिटरमाइन पोजीशंस। ठीक है, उसके बाद आरएफआईडी सी। सर सी का क्या है? सर सी का हो जाएगा थर्ड। एक मिनट, सी का थर्ड नहीं, ए का थर्ड है ना, तो सी का 4 है। ये क्या है? सी का 4। यूज ऑफ माइन्यूट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना, माइक्रोचिप और इंटरनेट के थ्रू दैट रीड फ्रॉम डिस्टेंस अप टू फ्यू मिनट्स। मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो करता है क्या? मैग्नेट के थ्रू काम करता है। देखो क्या कर रहा है, सिस्टम दैट रीड्स कैरेक्टर प्रिंटेड इन अ स्पेशल इंक, फॉर एग्जांपल द कैरेक्टर रिटर्न इन द बॉटम ऑफ बैंक चेक। बैंक चेक में ये जो कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है ना, जो लाइन लाइन लिखे, उससे इसके थ्रू ये काम कर लेता है। तो क्या होगा जी? 13 का हो जाएगा जी 3। क्या हो जाएगा? 3। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 14? क्या कह रहा है? द मोस्ट सुटेबल स्टोरेज मीडियम फॉर द स्टोरिंग डेटा ऑन नेटवर्क सर्वर इज ब्लू-रे डिस्क। सर ब्लू-रे डिस्क सबसे सुटेबल नहीं है, हाँ, उससे पहले एसएसडी सब है, वो सब सुटेबल है। ब्लू-रे डिस्क बहुत ज्यादा 25 जीबी सिंगल लेयर, डबल लेयर में 50 जीबी रहता है, तो ये तो गलत है। मोस्ट सुटेबल तो ये नहीं है। An optical disk which cannot have data updations is a CD-ROM। बिल्कुल सही बात है, ये एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें अपडेशन नहीं होता है, वो कैन नॉट हैव डेटा अपडेशंस वाला सीन है, CD-ROM बोलते हैं। ठीक है, चलो तो पहला गलत, दूसरा सही, यानी कि ये 4 नंबर। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? देखो कह रहा है दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला क्यों? ब्लू-रे डिस्क ऑल्दो दे हैव द हाई स्टोरेज कैपेसिटी टू CD एंड DVD आर नॉट सुटेबल फॉर नेटवर्क सर्वर्स। देख रहा है, सीडी और डीवीडी ज्यादा जरूर हाई स्टोरेज होता है, लेकिन ये सुटेबल नहीं है। नेटवर्क सर्वर्स टिपिकली यूज मोर रोबस्ट, रिलायबल एंड हाई कैपेसिटी स्टोरेज। नेटवर्क का सर्वर क्या है? मोस्ट रोबस्ट, रिलायबल और हाई कैपेसिटी स्टोरेज सॉल्यूशंस यूज करते हैं, सच एज हार्ड ड्राइव्स, है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी एंड नेटवर्क अटैच्ड सिस्टम्स। ठीक है, तो ये इसलिए इसमें नहीं होगा। और ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जो है एक टिपिकल ऑप्टिकल डिस्क है और प्री प्रेस्ड विद द डेटा एंड कैन नॉट बी रिटन, उसको रिटर्न नहीं कर सकता, मॉडिफाइड आफ्टर इज इनिशियल क्रिएशन, सो CD-ROM कैन नॉट बी अपडेटेड। बात सही है जी सर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15? आ जाओ, देखो कह रहा है वेबएक्स बाय डेल टेक्नोलॉजीज इज द लीडिंग एंटरप्राइज सॉल्यूशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग, स्क्रीन शेयर एंड वेबिनार्स। गलत बात। ठीक है, ये क्या है? गलत बात है। ये वेबएक्स जो है वो ऐसा नहीं है। GIF ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUF है ना, तो क्या है? दोनों को दोनों ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये देखो क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, यहाँ लिखा क्या है? ग्राफिक इंटरैक्टिव फॉर्मेट, तो ये गलत हो जाएगा, है ना, दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर। क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर। ठीक है, देखो क्या बोला,
This statement is incorrect. Webex is indeed leading enterprise solution for video conferencing, online meetings, screen share and webinars, but it is developed by Cisco, not the Dell Technologies. देखो सारा चीज उसके बारे में ठीक कहा, लेकिन काम क्या है सर, इसको डेल टेक्नोलॉजी ने सिस्को किया है। कौन किया है? सिस्को, याद रखिएगा, सिस्को इसको डेवलप किया। चलिए नेक्स्ट क्या है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये भाई साहब कौन सा आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर, तो इसमें देखो कॉनोटेशन सॉरी डिनोटेशन की बात किया गया ना डिक्शनरी मीनिंग का, तो कैसे मीनिंग धीरे 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 आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा उसको देखना है। चलो सबसे पहले क्या होगा, गाय, गाय के बाद गुजराती है, फिर मैमल, फिर वेटनेट और फिर एनिमल, तो ये आ जाएगा क्या, पहला, क्या जाएगा, फर्स्ट नंबर आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये बेसिक चीज है, डिनोटेशन और कॉन्टेशन, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 का देखिएगा, कह रहा है ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल प्रोपोजिशंस। बिल्कुल सही बात है, सच, सत्य और असत्य दोनों क्या है, इंडिविजुअल प्रोपोजिशंस का ये एट्रीब्यूट्स है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा वैरायटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एनी सिंगल प्रोपोजिशन बाय इटसेल्फ, खुद से नहीं किया जा सकता, वैरायटी को खुद से एट्रीब्यूट में नहीं डाल सकता है, तो ये बात गलत है। पहला क्या हो जाएगा सही और दूसरा गलत, यानी कि थर्ड नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कह रहा है विच फैलेसी इज कमिटेड और इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट, द यूनिवर्स मस्ट बी स्फेरिकल फॉर्म बिकॉज इट्स ऑल कॉन्स्टिट्यूटिव पार्ट्स आर इन क्या बोलते हैं स्फेरिकल फॉर्म। तो पहला होल टू पार्ट्स का बात कर रहा है, क्या है फैलेसी ऑफ कंपोजिशंस, क्या बात कर रहा है कि अगर पूरा सब सही है तो उसका पार्ट्स भी सही है, ऐसा नहीं होता है। क्या है देखो, स्वरूप में ब्रह्माकार गोलाकार होना चाहिए क्योंकि इसके सभी संघटक क्या है, स्वरूप में गोलाकार है। तो भाई साहब जो पार्ट्स है वो होल टू पार्ट्स ने पार्ट्स टू होल का बात कर रहा है, और ये बात फैलेसी ऑफ कंपोजिशन कहती है। तो ये क्या है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। द स्टेटमेंट प्रदीप माइंड्स इज केव डीप डार्क एंड फुल ऑफ बैट्स इज एनालॉगी which is only descriptive in nature। प्रदीप माइंड इज अ केव, सर ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना, पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा क्या कह रहा है, जो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर का, ओनली विच इज ओनली डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ऐसा नहीं, ओनली डिस्क्रिप्टिव नहीं हो सकता, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, ओनली डिस्क्रिप्टिव नहीं हो सकता। जहां भी ओनली वर्ड आपको दिख जाए ना वहां आप इसको ये कर सकते हैं। तो ये क्या स्टेटमेंट, एक मिनट उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने, एक मिनट। क्या है भाई साहब, कह रहा है प्रदीप का मन गहन अंधकार युक्त तथा चमगादड़ों से भरी हुई गुफा है। यह कथन सादृश्यानुमान है जो केवल प्रकृति विवरणात्मक है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या। द स्टेटमेंट प्रदीप माइंड इज केव डीप डार्क एंड फुल ऑफ बैट्स इज एनालॉगी व्हिच कंटेन्स एन आर्गुमेंट। नहीं सर, आर्गुमेंट जब होता है ना तो स्टेटमेंट 2-3 होते हैं, एक स्टेटमेंट दिया हुआ वो आर्गुमेंट का पार्ट नहीं होता, तो ये तो गलत हो जाएगा। और ये ओनली डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि एक स्टेटमेंट दिया कि प्रदीप का दिमाग जो है या जो मन है वो क्या कर रहा है, अंधकार युक्त या चमगादड़ों से भरी हुई गुफा है। तो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि प्रदीप का मन कैसा है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैंने उसको स्टेटमेंट समझ लिया था तो ये तो गलत हो गया है ना, ये बात गलत हो गया। तो मेरा अब बात अभी सही क्या है कि जो ये स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1 वो डिस्क्रिप्शन है कि प्रदीप का माइंड कैसा है, और दूसरा स्टेटमेंट है एनालॉजी का बात करा, और एनालॉजी में कंपैरिजन होता है कि राम ऐसा है, ठीक है, कंपैरिजन, राम श्याम के जैसा है या राम संतरे जैसा है, राम तरबूजे जैसा, ऐसा वो वाला सीन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला ये और दूसरा क्या गलत, यानी कि फर्स्ट सही दूसरा गलत, यानी कि थर्ड नंबर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, न्याय सिलोजिज्म हैज 3 प्रोपोजिशंस। बिल्कुल नहीं, 5 प्रोपोजिशंस है, और अरिस्टोटेल सिलोजिज्म है 5 प्रोपोजिशंस। उल्टा बोल दिया है ना, फून याद है, प्रतिजना, हेतु, धारणा, उपनयना और निगमना, ये क्या है सर, न्याय का 5 प्रोपोजिशंस है ना जी सर, याद रखिएगा। तो ये दोनों का दोनों गलत है, सेकंड नंबर ये देखिए है ना, न्याय सिलोजिज्म में 5, प्रतिजना, हेतु, धारणा, उपनयना और निगमना, और अरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म में 3 था, मेजर प्रेमाइस, माइनर प्रेमाइस और कंक्लूजन। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ था है ना जी सर। आइए अब चलते हैं DI पे। क्या रहा, फॉलोइंग टेबल शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है किसका,
सर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ ईयर है ना, एक्सपेंसेस किसका, एग्रीकल्चर अंडर डिफरेंट बजट हेड्स, अलग अलग बजट हेड है और एग्रीकल्चर में सबका क्या दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ है, ठीक है, 2012 का भी और 2022 का भी, ठीक है, परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं सर। और जो टोटल अमाउंट खर्चा हुआ है ना पूरा पूरा ईयर में 2012 में खर्चा हुआ है 30,864 रुपया और 70,698 रुपया खर्च हुआ है आपका, कब सर 70,698 खर्च हुआ है 2022 में। टोटल खर्चा है, बजट हेड में टोटल खर्चा है, फर्टिलाइजर, सीड, फीड, इलेक्ट्रोलाइट, डीजल और अदर्स, ये सारा मिला के सर इतना खर्चा दिया गया 2022 और आपका 2012 का, ठीक है जी सर। आइए सवाल पहले देखते हैं, फटाफट सवाल देखते जाएंगे तो आंसर बनता चला जाएगा। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। पहला कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल इन 2022 exceed similar expenditure in 2022 by approximately। तो भैया पहले हम निकाल लें क्या कहते हैं इसको 2000 ये इसका इलेक्ट्रिसिटी और डीजल का 2022 का, द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल 2022 और एक्सीडेड सिमिलर, भाई साहब दोनों का निकालना पड़ेगा, 2012 का और 2022 का दोनों का निकालना पड़ेगा। निकाल लें, आइए सर निकाल लेते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी और डीजल, ठीक है, 2022 में आ जाओ। 2012 का वैल्यू कितना दिया था सर, 30,864 और ये कितना दिया था 70,698, यही दिया था वैल्यू, हाँ या ना जी सर, ऊपर अभी दिया ना जी सर, ठीक है। चलो अब क्या बोला, पहले इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल का निकाल लीजिए 2012 का, ठीक है, कोई दिक्कत है। चलो 2012 का निकाल लिए सर, 2012 कौन है 30,864 जी सर, 30,864 का कितना परसेंट, 7.8%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 7.8% करके आप निकालिएगा तो ये आएगा 2407.392, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है सर, इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल का 2022 का पूछा है, ठीक है जी सर, इसका कितना था 70,698 का कितना परसेंट है, 8.6%। इसको निकालिएगा तो ये आ जाएगा 6,080.78, सॉरी 028, कितना है 028, ठीक है जी सर। अब इसका डिफरेंस निकाल रहा है, एक्सीडेड बोला ना, सिमिलर एक्सपेंडिचर में एक्सीडेड कितना किया है, आ जाओ देख लो डिफरेंस, 6080.028 डिवाइडेड बाई माइनस बाई 2407.392 कर लो, 6 12 में 9 हो गया 3, ये हो गया आपका 9 में 3 गया 6, है ना, ठीक है, पॉइंट आ जाओ, हाँ ये आ जाएगा 9 9 में 7 गया 2, ठीक है, फिर ये 7 और ये आएगा 10 10 में 6 गया तो 4, यही आएगा ना, 1 मिनट 7, ठीक है, 10 में 4 गया 6, 10 में 4 गया तो 6 और इधर आ जाएगा भाई 1 गया तो 5 पे तो 3672 636 3672.3636 ऑलमोस्ट किसके बराबर है, 3673 करोड़ के बराबर है। तो यही बोला कितना कितना ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली पूछा दोनों का डिफरेंस कितना है, हमने 2012 का भी निकाला 2022 का भी निकाला, दोनों को माइनस कर दिया, है ना, आंसर आ गया, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है, बस कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर इन 2022, फर्टिलाइजर का एक्सपेंस ये वाला, ठीक है, कह रहा है कितना टाइम से मोर देन दिन 2012 से कितना टाइम से, तो भैया 2012 का और 2022 दोनों का निकाल लो, और कितना टाइम से तो बता दो डिवाइड करके, कोई इसमें परेशानी वाली बात है सर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आ जाओ नेक्स्ट। पहले देखते हैं 2022 का फर्टिलाइजर का, है ना, 2022 कितना आ जाएगा 70,698 का
कितना परसेंट? 28.8%। ठीक है, इसको काट दोगे तो आ जाएगा 30,361.24। ठीक है, और फर्टिलाइजर अगर बात करते हो 2012 का तो 30,000 कितना है? 864 इंटू 17.5%। ठीक है, यानी 100 कर दो, परसेंट हटा दो। ठीक है, चलो, और इसको निकालोगे तो आ जाएगा 5401 रुपया 20 पैसा। ठीक है, दिक्कत नहीं सर। अब डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि टाइम्स पूछा है ना, तो डिफरेंस निकालोगे तभी ना टाइम्स निकलेगा। आ जाओ, 20,361.024 और 5401.200। ठीक है, कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। चार में चार, ये 4 2 यहाँ लो 7। ठीक है, सॉरी 7 बोल रहा हूं, 10 में 2 गया तो 8। ठीक है, चलो अब यहाँ आ जाओ, ये गया, फिर 10 में 1 जाएगा तो 9, है ना? कोई दिक्कत नहीं सर। ये 5 का 5 आ जाएगा, 13 में 4 जाएगा तो फिर से 9, फिर यहाँ 9 में 5 गया तो 4 आ जाएगा, है ना? ठीक है, और एक का एक यहाँ 14,959.824। ये आ गया आपका डिफरेंस। अब पूछा है कितना टाइम से, किससे? 2012 से। तो कितना टाइम्स के लिए क्या करना पड़ेगा? 2012 बेस वैल्यू है, कितना है सर? 5401.20। और ये देखो कि ऊपर कितना है सर? 14,959.854। अब देखो, अब ऐसा नहीं करना कि कैलकुलेट करने लग जाना, इसको डिवाइड करना, नहीं। अब डिफरेंस देखो, यहां पे क्या है, देखो क्या है सर? बोला कितना है? 5400 बोला है। अगर इसका हम 3 टाइम्स कर देते हैं तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 16,200। 5400 को 3 से गुणा करेंगे 16,200 आ रहा है, और मेरे पास है कितना अमाउंट? ऑलमोस्ट 15,000। इट मीन्स जो 3 के नजदीक होगा वही आंसर होगा। इट मीन्स जो 3 के नजदीक होगा वही आंसर होगा। देखो आंसर क्या आएगा? ये, क्योंकि 4 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा और 1 से 2 से कम है, तो 3 के नजदीक कौन है सबसे? सर 2.77। आंसर क्या हो जाएगा? 2.77। इसमें इतना कैलकुलेट करने में टाइम मत देना। ये देखना 5 है, ये 15 के आसपास, 3 के आसपास है, 3 के आसपास जो होगा आंसर लगा देना। ठीक है जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे चलें। जी सर, आइए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है देखते हैं। कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर एंड फीड इन 2012 अमाउंटेड अप्रोक्सीमेटली। भाई साहब दोनों का निकालना है, देख लो। तो फर्टिलाइजर और फीड दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया सर? 30 17 47%, है ना? जी सर, निकाल दीजिए। 2012 में फर्टिलाइजर एंड फीड, अब बोलेंगे सर दोनों को हम क्यों जोड़ दिए? दोनों को ऐसे जोड़ दिए कि दोनों का बेस दोनों का सेम है। 30,864 जो है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो भैया दोनों का सेम है, सब कुछ सेम है, तो इसका परसेंटेज भी जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 47%। अब इसको जब 47% निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 14,506 करोड़, 14,506.08 करोड़। ठीक है, किसके बराबर सर? पहला नंबर के बराबर। कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत है तो बताना। नहीं सर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24? ये मोर देन और लेस देन वाला होगा, है ना? चलो, कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन फीड इन 2022। तो फीड 2022 को निकाल लो पहले। जो कैलकुलेशन कह रहा है वो काम करो। फीड 2022 क्या है? फीड 2022 ये 19.5, तो 70,698 है ना? 70,698 का 19.5% कितना आ जाएगा भाई साहब? ये आ जाएगा 13,786.11। ठीक है जी। उसके बाद क्या बोला नेक्स्ट? एज कंपेयर टू दैट दिन 2012 हुआ जाए, तो 2012 का भी फीडी का निकालने बोला है। जी सर। अब बोला कंपेयर करके बता दो कितना आएगा, तो 30,864 का कितना परसेंट है? 29.5%। ये कितना आ रहा है?
सर ये आ रहा है 9104.68। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तभी तो मोर या लेस पता चल पाएगा। 2012 से ज्यादा ही है तो मोर ही होगा, है ना, लेस तो होगा नहीं जी। आइए अब यहां से निकालिए, 11 में 8 गया तो 3, फिर बचा 10, यहां 1 गया तो 4, 43। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई 8 3 11 68 है 88, 91.4, ये 88 है। ठीक है, 91.88 है। ठीक है, चलो 11 में 8 गया 3, है ना, फिर यहां बचा कितना 10, 10 में 8 गया तो 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये आगा जी 5 में 4 गया तो 1, 8, हाँ 8 का 8। ठीक है, 7 में गया 6, 13 में 9 गया तो 4, 46 81.23। ठीक है, डिफरेंस आ गया जी सर, ये डिफरेंस आ गया। अब पूछा कितना परसेंट ज्यादा है, तो मोर देन परसेंट के लिए हमेशा आपको पता है क्या करते हैं हम लोग, या ये 46 21.23 यहां लिख दिए। किससे ज्यादा पूछा है, तो सर ज्यादा पूछा है इससे, किसे, 2012 से। बोला 2012 के अपेक्षा में कितना है, 9104.88। अब देखो यहां भी इंटू 100, अब यहां भी लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। भाई मत जोड़ो ना, 46 से यहां देखो कितना है 91, 91,104 है तो 4 छोड़ दो, 91 लो, तो 91 से बराबर 100%, तो 91,910 हो गया कितना 10%, और 91 हो गया 1%। ये बात पता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। अब अगर हम ये 10% को 5 से कर देंगे तो 910 को 5 से गुना करेंगे तो 4550 आ जाएगा। तो इट मींस कि 50% से ज्यादा वैल्यू, 46 तो 50 है ना, 910 गुने 5 कितना आ जाएगा 4550, और 91 को और कर लो कितना आ जाएगा 1 9 5 14 के 4। इतना जोड़ना नहीं है, हम अभी आपको बता दे रहे, 46 41 और यहाँ 46 21, तो कितना है 51% के आसपास क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्या होगा, हाँ इसका क्या होगा 51% के आसपास आंसर होगा, याद रखिएगा। इसलिए इतना जोड़ना नहीं है, बस देखना है कि 46 दूनी 92 ऑलमोस्ट कितना, या 9 को आधा, ये करके देखिएगा कितना आंसर होगा। सर ये बात तो हमको सबसे पहले पता है कि मोर होगा, मोर में कितना होगा 51% होगा। क्यों, क्योंकि लेस तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कोई एरे कट गया। 53% नहीं होगा, क्योंकि 53% होता तो 47-48 के आसपास जाता, लेकिन यहाँ कितना है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 51%। इतना कैलकुलेट मत करिएगा, ये बात ध्यान में रख के ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल इंक्रीज इन 2022 एज कंपेयर टू 2012। तो इलेक्ट्रिसिटी और डीजल का बात किया कि कितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज किया। ठीक है, आ जाओ इसकी बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर की, है ना। चलो पहले सबसे पहले क्या करेंगे 2022 का निकालते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल, है ना, किसका 2022 का। ठीक है, कितना हुआ सर, हुआ 70,698 का 8.6%। ये बात अभी हम पीछे देख चुके हैं। कितना है इसका अमाउंट सर 6080.028। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल का निकाल दो 2012 का, तो ये आ जाएगा 30,864 का कितना परसेंट 7.8%, है ना। ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2407 रुपया 0.392, है ना जी। आ गया, अब डिफरेंस ले लो, दोनों का डिफरेंस यहीं से घटा दो, है ना। तो ये घटाओगे तो आ जाएगा, अभी घटाया हमने 3672.636, ये भी करके देखा था जी, डिफरेंस आ गया। अब डिफरेंस आ गया, पूछा कि कितना टाइम से है 2012 से 2022 में, तो आ जाओ यहां भी क्या कर दो, टाइम्स बेस वैल्यू क्या 2407.392 और ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा 3672.636। अब देखो ये 2400 है, ऊपर 3600, 24 गुने 24 गुणे क्या होता है सर 2/3 कर सकते हैं ना सर, 24 से 24 बार 26 यानी 3/2, यानी कि 1.5 टाइम्स के आसपास होगा। देखो 1.53 है सर, 1.53 आंसर आ जाएगा। ये ऐसे कैलकुलेट करना है, इसको भागा मत करने जाना,
ये 2400 है, 2407 है, तो 12 दूनी के 2400, 12 के 3600, 3/2 आ जाएगा, मतलब 1.5 के आसपास जो होगा वो आंसर होगा, तो 1.53 आंसर ये लगा देंगे। क्लियर है जी। इसमें एवरेज लेके चलना पड़ेगा, उतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कहां सर, नेक्स्ट चलते हैं अपने लॉजिकल रीजनिंग में। क्या बोल रहा है, फैमिली वैल्यूज आर इज रिटन एज पा या सीसा, वैल्यूज आर जनरली कॉन्टाजियस रिटन एज या डा जा सा, और सम डिजीज आर कॉन्टाजियस इज रिटन एज का डा सारो। ठीक है, तो पूछा है कॉन्टाजियस और वैल्यूज के लिए क्या आपका होगा, आ जाए देखा जाए। आइए सर, फैमिली वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या लिखा है, पा या सी सा, यही है, फैमिली वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा वैल्यूज आर जनरली कॉन्टाजियस, वैल्यूज आर जनरली कॉन्टाजियस, कोई दिक्कत नहीं सर। इसका क्या दिया हुआ है, या डा जासा, या डा जा सा। ठीक है जी, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है सम डिजीज आर कॉन्टाजियस, सम डिजीज आर कॉन्टाजियस। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है जी, का डा सारो, का डा सा रो। ठीक है, अब इसको मिलाओ, जिसका जो तीनों में मैच कर जाएगा वो उसका हो जाएगा, है ना। देखो तीनों में कॉमन कौन, पहले देख लो सर, तीनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, सा सा में सा 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 दिख रहा है कॉमन, और सा 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 किसके बराबर है सर, आर कहीं है, हाँ है, देख लो आर आर आर, बाकी और तीनों किसी में है नहीं सर, और तीनों किसी में नहीं है। देखो तो और कुछ है क्या, डा डा नहीं है सर, पापा नहीं है, बाकी नहीं, तो सा किसके बराबर हो जाएगा, सा आर के बराबर हो जाएगा, सा ही है ना तीनों में, हाँ ठीक है, सा किसके बराबर हो जाएगा, आर के। ये देखो यहां से लिए उठाए सा, फिर ये सा ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और ये आर सा के बराबर, तो आर लिख दो, आर इक्वल टू सा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें सर, नेक्स्ट क्या है, या देख लो दोनों में कॉमन देखो सर, वैल्यूज वैल्यूज, और कहीं वैल्यूज है नहीं सर, तो ये वैल्यूज और दोनों में कॉमन क्या है सर, जा से या ही कॉमन है, तो इसको इसमें कर दो, इसको इसमें कर दो, तो वैल्यूज को लिख दो या, पूछा वैल्यूज का या। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैच करो, फैमिली सब नहीं मैच कर रहा, फिर क्या, डिजीज कॉन्टाजियस, कॉन्टाजियस मैच कर रहा है, ये दोनों में कौन सा मैच कर रहा है, देखो सर डा और डा मैच कर रहा है ना, क्या मैच कर रहा है, डा और डा, देखो ये एक डा मैच कर रहा है, तो यहां से इसको उठाइए, कॉन्टाजियस का डा हो गया, और यहां से एक उठाइए, कॉन्टाजियस का डा हो गया। ठीक है, तो कॉन्टाजियस का क्या हो गया, डा। ठीक है, मैच करना है, कॉमन टर्म ढूंढना है, तो देख लो पूछा किसका, कॉन्टाजियस और वैल्यूज का, तो क्या वैल्यूज कॉन्टाजियस का क्या है, डा, और वैल्यूज का क्या है, या, तो डा और या आंसर हो गया। क्लियर जी सर, नेक्स्ट चले जी सर, आइए क्या कह रहा है, नेक्स्ट टर्म बोल रहा है ये सीरीज का ढूंढने का, क्या है, 3 14 39 और 84, बोल रहा है नेक्स्ट क्या होगा, 3 14 का डिफरेंस कितना है भाई साहब, 11 का, 14 39 का डिफरेंस कितना है भाई साहब, 25, 14 39 25 का, यही है ना, हाँ है ना जी, और 39 और 84 का डिफरेंस कितना है भाई साहब, 45 का। ठीक है, 25 और 11 का डिफरेंस कितना है भाई साहब, 14 का, 25 और 45 20 का, और ये कितना है 6 का डिफरेंस है। अब इसको एक साथ जोड़ दो,
25 84 और 6 कितना हो गया 90 90 और 20 110 और 40 155 और यही आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। जब कोई टर्म ना पकड़ा रहा हो, जब कोई इसका सीक्वेंस ना पकड़ा रहा हो तो इसका डिफरेंस लेके आप ऐसे करते चले जाइए और लास्ट का ये टर्म जोड़ दीजिए, आपका आंसर नेक्स्ट टर्म होगा। ये एक तरीका है। चलो नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 भी 26 की तरह ही है। आ जाओ चलते हैं, देखो क्या कह रहा है। ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन इज रिटन इन यासा जामा का तेरी चलो लिखते हैं, ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन दिख रहा है तो सॉरी ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है। क्या होगा या सा जा मा का, ठीक है, पहला तो हो गया। दूसरा वर्ल्ड इज अ फैमिली, वर्ल्ड इज अ फैमिली है ना। अब इसका क्या लिखा हुआ है मा सा बाजा, मा सा बाजा, ठीक है जी। तीसरा स्टेटमेंट देखो क्या लिखा हुआ है, बीइंग चैंपियन इज डिफिकल्ट, इज डिफिकल्ट, ठीक है। चलो अब क्या है, इसका लिखा हुआ फा सा डाका, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉमन टर्म दो, तीनों में कोई कॉमन है सर, तीनों में कोई कॉमन इज और नीचे तीनों में कॉमन सा यानी कि ये और ये कॉमन हो गया तो इज के बराबर सा हो गया, ठीक है। पूछा किसका है, चैंपियन और इसका है ना। चलो इसका तो मिल गया। नेक्स्ट ढूंढो बराबर कौन, वर्ल्ड और दोनों में कॉमन कौन, जा भी कॉमन है और मा भी कॉमन है, तो दोनों में जा भी यहां पे देखो यहां जा है, ठीक है जी सर, और क्या ए भी है, तो जा और मा में कैसे कंफ्यूज करेंगे। चलो ये तो नहीं मिल रहा है क्योंकि दोनों है। अब नीचे में मिला लो सर, चैंपियन देख रहे हैं बोल रहा है ना, हाँ तो नीचे में मिलाओ। डिफिकल्ट सिंगल है, बीइंग सिंगल है, तो चैंपियन का क्या हो जाएगा, अच्छा ऊपर भी चैंपियन है, देखो यहां चैंपियन यहां चैंपियन, कॉमन क्या है का, ये देखो सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, का ये एक यहां चैंपियन एक यहां चैंपियन, दोनों में कॉमन क्या का, मिल गया। चलो चैंपियन का हो गया, ठीक है। पूछा क्या था सर, चैंपियन का और सा, आंसर क्या हो जाएगा का और सा। अब देखो यहां पे ढूंढना है दोनों में, देखो ध्यान समझो, ये यहां भी क्या था, वो जा 2 बार था और मा भी 2 बार था, तो इसको ढूंढना तो पॉसिबल है, अभी नहीं है, तो हमें ये देखना होगा नेक्स्ट वाला क्या है। तो ये ढूंढ लिए का, तो ये मेरा इसी से मेरा आंसर आ गया, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। चलिए नेक्स्ट चलें, आइए सब ये देखिएगा नेक्स्ट क्या है, a2y b3x c5w d7v, नेक्स्ट पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो a b c d, तो नेक्स्ट e होगा पक्का, है ना। ये 2 3 5 7 यानी कि ये क्या है सर, नंबर में दिया हुआ है, कौन सा नंबर सर पता नहीं, मतलब जो खुद से कटता है, ठीक है, कौन सा नंबर जो खुद से कटता है, मतलब अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर दिया हुआ है ना। तो 2 3 5 7 सर 9 तो नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, तो क्या होगा 11, ये 11 तक तो कंफर्म है जी। यहां से देखो ये लास्ट है, क्या है उल्टा देखो, भी डब्ल्यू एक्स वाई, तो उसके पहले क्या होता है क्योंकि आर एस टी यू के बाद भी डब्ल्यू एक्स वाई, है ना। इधर से ये इधर से था, शुरुआत से आगे एबीसीडी और
जो सेकेंड लेटर है वो पीछे से था, तो यू बी, तो E11 और यू क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलें, आइए सर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, कह रहा है सर्टेन सम ऑफ मनी इज लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है 10% पर एनम है, हाफ ईयरली दिया है, व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ भी नहीं है, 10% इंटरेस्ट रेट है और ये क्या है सर, हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली है तो क्या होता है, जब भी हमारा नियम क्या है, जब भी हाफ ईयरली दिया हो तो रेट को हम क्या कर देते हैं, आधा रेट हो जाता है 10/2 यानी कि 5% रेट हो जाएगा, और ईयर हो जाएगा 1 साल, सॉरी ईयर 2 टाइम्स है ना, रेट आधा तो टाइम डबल है ना, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। अब सीआई निकालना है, एकदम इजी है। तो मान लो पी कितना है सर, पी है 100, और अगर हम फर्स्ट ईयर का सीआई निकालते हैं तो क्या होगा, 100 का 5%, 100 का 5% फर्स्ट ईयर में 100 का 5% यानी कि 5 रुपया, ठीक है जी सर, 105 रुपया टोटल है जी सर। अब सीआई का क्या नियम है कि हम इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगाते हैं, तो 100 रुपए का तो 5% आ गया 5 रुपया, अब 105, अब 105 का हमको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में 105 का 5% निकालना पड़ेगा जो होगा 5.25, तो 5.25 ये आ जाएगा 110.25। सर 100 रुपया हमारा प्रिंसिपल था और 10.25 क्या था हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये क्या सर 10.25 क्या हो जाएगा परसेंट, इफेक्टिव एनुअल रेट क्या हो जाएगा सर 10.25। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी बात है सर, ये 5% और उसका 5% तो क्या हो जाएगा 10.25%। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, आ जाओ देखो, क्या राउंड रॉबिन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी, स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू अचीव क्या, अचीव अ कॉमन गोल और अ कंप्लीट टास्क। तो राउंड रॉबिन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी क्या कहता है कि स्टूडेंट्स साथ में काम करेंगे टू कॉमन गोल या कंप्लीट को टास्क करने के लिए। तो क्या ये सही बात है सर, ये गलत बात है। तो इसको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा राउंड रॉबिन क्या है। आ जाओ, राउंड रॉबिन एक कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी है जहां पे ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक को यूज किया जाता है और बिना एक्सप्लेन किए हुए, बिना कुछ बताए हुए टॉपिक दिए हुए उनको एक ग्रुप में बैठा दिया जाता है और ग्रुप में बैठा के उनकी दिमाग की बत्ती जलाई जाती है, उनको बोला जाता है कि इस आइडिया को इलेबोरेट करो, ठीक है। तो यहां तो वो बात नहीं कह रहा है, यहां बोल रहा है कि एक कॉमन गोल के साथ कंप्लीट करेंगे टास्क को, ऐसा तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इन ग्रुप इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी स्टूडेंट टेक्स टर्न शेयरिंग देयर आइडियाज थॉट सॉल्यूशन विद इन देयर ग्रुप, ये भी बात गलत है, यानी कि दोनों का दोनों आपका गलत हो जाएगा। चलो ये देखो, रॉबिन स्ट्रेटजी में क्या है कि हम एक टॉपिक को चूज करते हैं, है ना, और क्या करते हैं और क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स को देते हैं ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, वो अरेंज करते हैं डेस्क को जिसमें स्टूडेंट क्या कर सके, फ्लो कर सके स्मूथली थ्रू डिस्कशन। एक लीडर असाइन किया जाता है पूरे ग्रुप में, प्रोवाइड करते हैं हर ग्रुप को एक शीट जो राइट डाउन कर सके अपने आइडियाज को, उसके लिए टाइमर सेट किया जाता है टॉपिक डिस्कशन के लिए, और एट द एंड ऑफ टाइम हर ग्रुप को प्रेजेंट करना पड़ता है अपना आइडियाज को। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज के लिए राउंड रॉबिन ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है टीचिंग लर्निंग के लिए, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, कह रहा है इन विच स्ट्रेटेजी कोऑपरेटिव लर्निंग स्टूडेंट्स आर सेपरेटेड इनटू इनर एंड आउटर सर्कल, इन इनर सर्कल स्टूडेंट्स हैव अ डिस्कशंस एंड स्टूडेंट्स इन आउटर सर्कल लिसन टू डिस्कशन। इसको बोलते हैं फिश बॉल स्ट्रेटेजी। फिश बॉल स्ट्रेटेजी एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जहां पे गोल एक सर्कल बना दिया जाता है, जिन स्टूडेंट को उसमें पार्ट लेना है उनको उसके अंदर रखा जाता है और बाकी स्टूडेंट को बाहर रखा जाता है, और वो स्टूडेंट आपस में डिस्कस करते हैं जो सर्कल के अंदर होते हैं, सर्कल के बाहर वाले स्टूडेंट सिर्फ इसको सुनते हैं। तो दैट इज कॉल्ड फिश बॉल स्ट्रेटेजी। ये देखो यही लिखा हुआ है यहाँ, है ना, फिश बॉल स्ट्रेटेजी टीचिंग टेक्निक जो हेल्प करते हैं स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने में बोथ कंट्रीब्यूटर्स और लिसनर इन ए ग्रुप डिस्कशन। इन दिस स्ट्रेटेजी स्टूडेंट्स सिट इन अ सर्कल ऑफ चेयर्स, सर्कल ऑफ चेयर्स में बैठते हैं या फिश बॉल में बैठते हैं बोलते हैं इसको, एंड द स्टूडेंट इनसाइड स्कूल फिश इनसाइड द फिश बॉल एक्टिवली डिस्कस द टॉपिक। जो फिश बॉल के अंदर होते हैं वो डिस्कस करते हैं टॉपिक को, और जो बाहर होते हैं वो क्या करते हैं, लिसन करते हैं, सुनते हैं। नेक्स्ट चलें, आइए सर क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल। तो सर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, गैगने है, जीरोम है और स्क्रम मॉडल्स है।
तो ये बी, सी और डी आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आते हैं। 34 का क्या है देखते हैं। कह रहा है प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट हिज और हर प्रीवियस परफॉर्मेंस कॉल्ड स्टैटिक असेसमेंट। बिल्कुल सही बात। क्या दिक्कत है इसमें, है ना, कोई दिक्कत है नहीं सर। दूसरा कह रहा है ऑथेंटिक असेसमेंट आर असेसमेंट प्रोसीजर्स दैट टेस्ट स्किल्स एंड एबिलिटीज दैट दे वुड बी अप्लाइड इन रियल लाइफ सिचुएशंस। ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑथेंटिक असेसमेंट का काम ही ये है, वैसा असेसमेंट प्रोसेस जहां वो उसके स्किल्स को क्या कर सके, टेस्ट कर सके और जिसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सके। तो दोनों का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप्स और सब टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल, एपिसोडिक और सेमेंटिक सारी मेमोरी आती है। ए बी सी डी आंसर है सर। इसमें दो पार्ट बटे हुए हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में एक पार्ट है, एक्सप्लिसिट में 3 पार्ट है। देखो आगे मेमोरी में दिखाता हूं, ये देखो है ना। ह्यूमन मेमोरी 3 टाइप में, सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म की बात किया, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का प्रोसीजरल मेमोरी, डिक्लेरेटिव मेमोरी, एपिसोडिक और सेमेंटिक, यही 4 ऑप्शन दिया हुआ था। यही 4 ऑप्शन आपका आंसर है। क्लियर है जी सर। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द थ्रेट टू द इंटरनल वैलिडिटी ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। तो क्या क्या चीज बोल रहा है कि इंटरनल वैलिडिटी में क्या थ्रेट आते हैं वो देखो। हिस्ट्री का भी, इंस्ट्रूमेंटेशन का भी और मैचुरेशन का भी, यानी कि ए बी सी ये तीनों आंसर होगा इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। कह रहा है पर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज वेरी यूजफुल मेजर ऑफ स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू नॉमिनल वेरिएबल नहीं, है ना, नॉमिनल वेरिएबल नहीं। क्या है, नॉमिनल वेरिएबल नहीं होता है। कौन सा वेरिएबल होता है, ये देखो रिलेशन, कौन सा, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, नॉट नॉमिनल वेरिएबल्स। दूसरा क्या है सर, पीएसएल कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 1 से नहीं, -1 to 1 होता है, ये लाई करता है। तो ये भी गलत है, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत है, सेकंड ऑप्शन। ये देखो क्या कह रहा है कि पीयरसन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर जो है वो सुटेबल नहीं है नॉमिनल वेरिएबल के लिए। ये मेजर्स लीनियर रिलेशनशिप के बीच में होता है बिटवीन टू कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ये तो ये, और दूसरा 0 to 1 नहीं, -1 to +1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है which of the following refers to a method of sampling in which core group of participants who are initially sampled for a research study recruit or recommend their potential participants। तो बोल रहा है देखिए मेथड ऑफ सैंपलिंग जिसमें कोर ग्रुप जो क्या करता है, पार्टिसिपेंट्स का इनिशियली सैंपल करता है, इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम स्नोबॉल सैंपलिंग बोलते हैं ना। एक के ऊपर एक चले जाना, पहला लिंक मिला उसके थ्रू कहीं और गया, उसके थ्रू फिर कहीं और गया, फिर कहीं, तो वो स्नोबॉल सैंपलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्नोबॉल सैंपलिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म, a student is required to give an undertaking while submitting a thesis stating that the document is his or her original work which is free from any plagiarism। बिल्कुल सही बात है। ये 2018 में ऐसा मेंशन है कि जब भी आप कोई काम करते हैं थीसिस का और आपका ये सिनॉप्सिस का, तो आपको एक प्लेगरिज्म अंडरटेकिंग देना पड़ता है, जिसमें ये बताना पड़ता है कि भैया आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल आपका प्लेगरिज्म फ्री है। तो पहला सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशंस 2018 ऑन प्रिवेंशन ऑफ द प्लेगरिज्म, द रिसर्च सुपरवाइजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू सर्टिफाई दैट द वर्क डन बाय रिसर्चर अंडर हिम इज प्लेगरिज्म फ्री। भाई साहब ये गलत बात है। रिसर्चर को रिसर्च के सुपरवाइजर को भी ये चेक करना पड़ता है, सर्टिफाई करना पड़ता है कि जो काम किया है रिसर्चर ने वो सही है। यहाँ बोल रहा है नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड है। तो पहला सही, दूसरा गलत, यानी कि थर्ड नंबर। चलो उसके बाद क्या है, कह रहा नॉलेज इज अराइव्ड एट थ्रू द गैदरिंग ऑफ फैक्ट्स एंड द प्रोवाइडेड बेसिस ऑफ लॉस, दिस प्रिंसिपल इज नॉन एज। भाई साहब लॉ बनाने की बात आ रही है तो ये हो जाएगा इंडक्टिव। एक मिनट, हाँ ठीक बोला मैंने, इंडक्टिविज्म। वही तो बोल रहे हैं कि नॉलेज जो है फैक्ट को गैदर करके कानून बनाने का काम, मतलब जो कोई भी थ्योरी बनाने का काम इंडक्टिविज्म में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इंडक्टिविज्म में। आइए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आते हैं। 41 क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है अंडर मॉनिटरी प्रोटोकॉल डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैव मेंशन देयर डिफरेंट रिस्पांसिबिलिटीज। बिल्कुल बात सही है। मॉनिटरी प्रोटोकॉल में अलग अलग रिस्पांसिबिलिटी अलग अलग कंट्रीज को दी गई थी। कह रहा है अंडर किगाली एग्रीमेंट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ मॉनिटरी प्रोटोकॉल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वर बी फेज्ड आउट। सर ये मॉनिटरी प्रोटोकॉल में ऑलरेडी हो चुका था, तो किगाली एग्रीमेंट में जो है वो सिर्फ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का ये करना था। तो ठीक है, तो पहला सही दूसरा गलत, यानी थर्ड। देखो यहां लिखा भी होगा
पहला तो ये तो बिल्कुल सही है कि नेटवर्क प्रोटोकॉल में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग यूजर्स को दी गई थी। दूसरा में देखो क्या कह रहा है, द ओरिजिनल मॉनिटर प्रोटोकॉल ऑलरेडी एड्रेस द फेज आउट सीएफसी और एससीएफसी, ये दोनों को ऑलरेडी कर लिया था। तो किगाली एग्रीमेंट फेज डाउन किया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, जो 2016 में किगाली एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, किगाली अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। चलो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 आइए, कह रहा है नेचुरली अकरिंग वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर्क्स जनरली ऑक्साइड टू फॉर्म कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बिल्कुल सही बात है। एंथ्रोपोजेनिकली इमिटेड वर्क्स, ठीक है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ स्मोक, बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं, दोनों का दोनों सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, सर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग, सर इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड है ना, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है which of the following are true about persistent pollutants, organic pollutants, ठीक है। चलिए बात करें जी सर, क्या पहला, दे आर एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड अकर एंड ट्रॉपिक्स टू आर्कटिक, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या, सर दे आर ऑफन एक्यूमुलेटेड इन फूड वेब्स, नहीं सर गलत बात है, रिच टॉक्सिक कंडीशन, गलत बात है। वोलेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एग्जांपल्स ऑफ पीओपीसी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद डी क्या है, they are widely used as flame retardants and deodorants, नहीं सर गलत बात है। some chemical used in making non-stick waterproof and stain resistant products are categorized in POP, ये बात बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा ए, सी और ई। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, क्या कह रहा है देखो, कह रहा है the total solid dissolved and suspended in a waste water sample are the material left after the water evaporated from the sample, सही बात है ना। The dissolved solid fraction usually includes colloidal particles, ये भी बिल्कुल सही बात है, दोनों का दोनों क्या है, सही है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 46 से 50 आपके लिए है, पैसेज बनाइएगा और कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते और ना लाइक करते हो यार, लोग देखते हैं 70 लाइक्स होते हैं 5, इतनी क्या मतलब दुख है, कोई दिक्कत है, परेशानी है यार, एक बटन ही तो दबाना है लाइक वाला, लाइक करो अच्छा रहेगा, है ना, हमें भी मोटिवेशन मिलता है यार। हम तो आपसे पैसे मांग रहे है ना, क्या मांग रहे हैं, बस अप्रिसिएशन के तौर पर लाइक्स, तो लाइक कर दिया करो वीडियो का, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।